नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही फेमस इंसान का, जिसे कि इंडिया टुडे सर्वे ने पाया और कहा कि ग्रेटेस्ट इंडियन आफ्टर गांधी, गांधी के बाद सबसे महानतम व्यक्ति उन्हें घोषित किया गया, सर्वे में पाया गया। वही व्यक्ति जिन्होंने यह कहा कि लाइफ शुड बी ग्रेट रादर देन लॉन्ग। वही व्यक्ति जिन्होंने यह कहा कि आई एम बोर्न एज अ हिंदू बट आई विल नॉट डाई एज अ हिंदू। मैं पैदा लिया हिंदू की तरह लेकिन मैं मरूंगा नहीं हिंदू। तो आखिर वो व्यक्ति कौन है और इस तरह का बातें उन्होंने क्यों की? तो आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। भारत रत्न जिन्हें मिला है, और वो और कोई और नहीं है, BR सकपाल। जी हां, आपने सही सुना, भीमराव सकपाल। भीमराव सकपाल ही ओरिजिनल नाम था बाबा साहब अंबेडकर का। नाम कैसे सकपाल से अंबेडकर बने, तो इसकी कहानी हम आज बताएंगे आपको इन डिटेल, तो बने रहिए। बाबा साहब अंबेडकर ने एक और बात कही कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। मेरा जो लाइफ है, जैसा लाइफ मैंने जिया है, वही एक मैसेज है। तो क्या है मैसेज? उस लाइफ का क्या है मैसेज? तो सिर्फ एक शब्द से आप उसको डिनोट कर सकते हैं कि आखिर वो मैसेज क्या था। वो मैसेज था स्ट्रगल। हम और आप जब कठिनाइयों की दौर से गुजरते हैं, कहते हैं कि कितना स्ट्रगल भरा जीवन है, कि हर जगह अनलक अनलक, लोग फेवर नहीं कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर, भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर का पूरा जीवन ही स्ट्रगल था। बचपन से लेके मृत्यु तक उनका कंप्लीट जीवन स्ट्रगल स्ट्रगल और स्ट्रगल रहा। तो आज हम उनके बारे में जानेंगे। आज उनका बर्थडे है 1891, 14 अप्रैल में वो पैदा लिए, और जो पैदा लिए वो महाराष्ट्र में पैदा नहीं लिए। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि महाराष्ट्र में पैदा लिए, लेकिन नहीं, वो महाराष्ट्र में पैदा नहीं लिए, वो मध्य प्रदेश में पैदा लिए। मध्य प्रदेश में ये जो लोकेशन देख रहे हैं, मऊ नाम का जगह है, ठीक है। अब लेकिन फेमसली उसको डॉक्टर अंबेडकर नगर भी कहा जाता है, ठीक है। तो वहां पे वो पैदा लिए, और उनके जो पिताजी थे, ठीक है, पिताजी जो थे वो एक आर्मी ऑफिसर थे, आर्मी में सूबेदार के पोस्ट पे थे, और माता जी ऑफ कोर्स होम मेकर थी। और वो अपने मां बाप के 14th चाइल्ड थे, 14वां बच्चा थे, और अंत में सिर्फ 5 भाई बहन रह गए। तो सोचिए कि शुरू से ही एक ये रहा है उनके फैमिली में कि भाई बच्चे पैदा ले रहे हैं मर रहा है, बच्चे पैदा ले रहे हैं मर रहा है। इस तरह का कहानी इस तरह से निकले हुए हैं, ठीक है। तो मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं इनके माता पिता का। ये इनके माता पिता का एकमात्र तस्वीर जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, वो यही तस्वीर है। पिताजी हैं, माता जी हैं। पिताजी का नाम था रामजी मलोजी सकपाल, और माता जी का नाम था बीमाबाई सकपाल, ठीक है। तो अंबेडकर साहब बचपन से ही बहुत टैलेंटेड इंसान थे। पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, और जब से पढ़ने लिखने का शौक उन्होंने पाला, तब से डिस्क्रिमिनेशन और उनका स्ट्रगल स्टार्ट हो गया। जब छोटे बच्चे थे तो उनके पिताजी ले गए उनको स्कूल में एडमिशन कराने के लिए। स्कूल में एडमिशन कराने ले गए तो पता चला कि ये तो बच्चा है वो अनटचेबल है, निचली जाति का है, अनटचेबल है। तो उन्हें बाहर बिठाया गया, कोने में बिठाया गया, बोरे पे, गिनी बैग पे बिठाया गया, ताकि कोई जो बच्चे हैं उनको उनके साथ ना ये हो पाए। तो बहुत ही कठिनाई से उन्होंने पढ़ाई लिखाई की। स्ट्रगल हर मोड़ पे था। एक बार वो अपना ऑटोबायोग्राफी में वेटिंग फॉर वीजा में लिखते हैं कि नो पियोन नो वाटर। जिस दिन पियोन आता था उस दिन हम पानी पीते थे, पियोन नहीं आता था तो हम पानी नहीं पीते थे। क्यों?
क्योंकि उससे पहले ऐसी घटनाएं उनके साथ कुछ घटी जो कि उनको फोर्स कर रहा था कि पानी खुद से नहीं लो। एक बार बच्चा था, भाई कोई बच्चा है, नादान है, उनको क्या पता कास्ट क्या होता है, वो पानी पी लिए कुएं से निकाल के, बहुत पिटाई पड़ी तो समझ गए कि मुझे पानी नहीं छूना है, अपर कास्ट का पानी है ये। वहां पे जो घड़ा रखा रहता था, जग जो रहता था, उसे भी टच नहीं कर सकते हैं। वो हाथ लगाते थे ऐसे और ऊपर से पियोन पानी डालता था और पानी ऐसे करके पीते थे। वो सोचिए, पानी तक का संघर्ष था उनके साथ। इसीलिए उन्होंने कहा नो पियोन नो वाटर। तो सोचिए एक छोटा सा बच्चा के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है समाज, कि पानी तक आपको नहीं मिल रहा है। एक बार बहुत बारिश हो रहा था, वो स्कूल से लौट रहे थे और एक घर था, घर के का जो शेड्स थे उसके पीछे वो खड़े हो गए ताकि, इतना तेज बारिश हो रहा था कि ताकि भींगे ना। एक महिला ने दरवाजा खोला, इनसे जाति पूछा, ये जाति के मेहर, ठीक है, मेहर जात के थे, तो बोला मैं मेहर हूं। तो उन्हें लात से मारा कि तुमने मेरा घर को टच किया है, घर अपवित्र हो गया, अब तो उसको गंगा जल यूज करना होगा। बेचारे बाबा साहब अंबेडकर को पानी नहीं मिल रहा है, उन्हें कचरे में धकेल दिया गया। वही इंसान बड़ा होके एक दिन भारत का संविधान लिखने वाला है, कौन जानता था ये चीज। ऐसा स्ट्रगल था उनका। फिर उनके बाद क्या हुआ कि मैं इस तस्वीर में दिखाता हूं। उसके बाद यहां से वो लोग शिफ्ट कर गए सतारा, ठीक है, रत्नागिरी आज के डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, अपने गांव रिटायरमेंट पे, ठीक है, 1896 में। और वहां पे उन्होंने, उनके पिताजी बोले कि इतना डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसका नाम चेंज कर देते। उनका विलेज का जो गांव था, उसका गांव का जो नाम था वो नाम था अंबा दावेकर। तो इनका नाम जो सकपाल हटा के रख दिया गया भीमराव अंबा दावेकर। तो उस दिन से वो अंबा दावेकर नाम से जानने लगे। कोशिश यही थी उनके पिताजी का कि किसी भी तरह से इसे डिस्क्रिमिनेशन ना हो इनका टाइटल से। तो सकपाल टाइटल हटा के अंबा दावेकर रख दिया गया। टैलेंटेड बहुत थे पढ़ने में। और उसी बीच उनका, जब ये 6 साल के उम्र के थे तो इनकी मां का निधन हो गया। तो सोचिए एक डिस्क्रिमिनेशन बच्चे के साथ किस लेवल का हो रहा है और किस लेवल का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और उनकी मां भी नहीं रही। तो शुरू से ही लाइफ उनका ट्रेजेडी भरा रहा है। मां के जाने के बाद वो अपने आंटी के साथ रहते थे। आंटी ने ही उन्हें पाला पोसा बड़ा किया। पढ़ने में तेजस्वी थे, बहुत ही जबरदस्त थे। और आप तस्वीर देख सकते हैं, ये वाला एक पेंटिंग है जहां पे कि अंबेडकर साहब यहां बैठे हैं और सब स्टूडेंट यहां बैठे हैं। तो इनका डिस्क्रिमिनेशन किस लेवल का हुआ है आप समझ सकते हैं। और उसी बीच उसके बाद एक टीचर मिले उनके। ये टीचर, ये एक ब्राह्मण टीचर हैं, ब्राह्मण है ये, याद रखिए। इनका नाम था कृष्णा जी केशव अंबेडकर। क्या नाम था? कृष्णा जी केशव अंबेडकर। और इतना तेजस्वी बच्चा था, इतना टैलेंटेड स्टूडेंट था, तो उससे जरा बहुत मोहित हो गए, बहुत इंप्रेस हो गए। और उन्होंने कहा कि बेटा मैं तुम्हें अपना टाइटल देता हूं। और उस दिन से उनका नाम हो गया भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर टाइटल इनके गुरुजी के था जो कि ब्राह्मण थे। स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ। जब देखा उन्होंने स्कूल में इतनी समस्या है, इतनी प्रॉब्लम हो रही है, सब चीज टाइटल देने के बाद भी, तो उन्होंने सोचा कि इतने लोग काम कर रहे हैं बंबई जाके, दूसरे इंडस्ट्रियल सेंटर जाके, मैं भी काम करना शुरू करता हूं। छोटा बच्चा, सोचिए, अब जाने के लिए तो भाई ट्रेवलिंग के लिए पैसा चाहिए, बस से जाओगे आप, आओगे, पैसा चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि पैसा कहां से आएगा, तो उन्होंने सोचा कि मैं चोरी कर लेता हूं। तो कहां से चोरी कर भाई? तो आंटी के पर्स से सोचा कि चोरी कर लेता हूं, आंटी का जो तिजोरी था उससे चोरी कर लेता हूं। तो 1-2 बार उन्होंने अटेम्प्ट किया, सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन एक बार उन्हें सक्सेसफुल हो गए और उसमें से पैसा निकाला, किसी तरह घर से बाहर निकल के आए। और जब उन्होंने देखा तो मात्र 6 आना था उसमें, 6 पैसे थे उसमें, जो उनका जो बैग था।
और वो सफिशिएंट नहीं था एक तरफ से भी जाने का। तो उन्हें लगा था कि हमारे आंटी के पास पैसा होगा, उनके आंटी के पास भी पैसा नहीं था। उस दिन उनको रियलाइज हुआ कि हमारी जो गरीबी है या हमारे जैसों की जो और जो अनटचेबल हैं उनकी जो गरीबी है वो खत्म नहीं हो सकता है, किसी और काम करने से खत्म नहीं हो सकता है, सिर्फ पढ़ के खत्म हो सकता है। पढ़ के ही समाज में परिवर्तन किया जा सकता है, भारत को बदला जा सकता है। एक छोटा बच्चा है लेकिन उसका कॉन्शियसनेस देखिए, उसका दिमाग देखिए कि वो क्या सोचता है। और उसके बाद उन्होंने पढ़ना शुरू किया, ठीक है, पढ़ना शुरू किया। 1906 जब उनका उम्र था 15 साल, ठीक है, तो उनकी शादी कर दी गई, ठीक है, उनकी शादी कर दी गई। रमाबाई उनका नाम था, यह है उनकी तस्वीर। और उस टाइम में रमाबाई मात्र 9 साल की थी, ठीक है, तो उस टाइम में बहुत कम उम्र में उसे भी शादी होता था। रमाबाई इनके साथ कंपेनियन थिक्स एंड थिन में जो भी दर्द दुख था रही, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं रही। 1935 में उनका भी डेथ हो गया। और एक चीज मैं यहां पे और बताऊं, अंबेडकर साहब ने दूसरी शादी भी की थी बाद में, ठीक है, दूसरी शादी भी करी थी उन्होंने। तो इनके शादी हो गया और ये पढ़ने में बहुत बेहतरीन थे। और 1907 में ये अपने कम्युनिटी के पहले व्यक्ति हुए जिनका कि एडमिशन हुआ एलिफेस्टन, फेमस एलिफेस्टन कॉलेज, जो कि आपको महाराष्ट्र में बंबई में है, बहुत फेमस कॉलेज। ये वही कॉलेज का तस्वीर है जो जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, एलिफेस्टन कॉलेज वहां पे हुआ। और उनका प्रतिभा देख के, उनका टैलेंट देख के, 22 साल उम्र था उनका मत, ठीक है। 1913 में इनको स्कॉलरशिप दिया गया। किसके? बड़ौदा स्टेट स्कॉलरशिप, 11.5 स्टर्लिंग पाउंड, विदेश में जाके पढ़ने के लिए, ठीक है, विदेश में जाके पढ़ने के लिए इन्हें दिया गया। और इनको कौन दिया? सयाजीराव गायकवाड़, बड़ौदा के गायकवाड़ थे, उन्होंने इनको दिया क्योंकि इनके इतना टैलेंटेड थे कि भाई उस तरह का टैलेंट का आदमी को जितना पढ़ सके उतना पढ़ाओ का सिस्टम होना चाहिए। तो उतना उसके टैलेंट से प्रभावी होकर इन्होंने स्कॉलरशिप दिया बड़ौदा ने, ठीक है। और उसके बाद वो चले गए अमेरिका, ठीक है। और ये यूनिवर्सिटी दुनिया का बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जो कि न्यूयॉर्क में है, वहां पे चले गए और वहां पे उन्होंने जम के पढ़ाई की। 3 साल के लिए स्कॉलरशिप दिया गया और जब तक वो वहां थे उन्होंने मास्टर्स डिग्री की, 2 लोग एक मास्टर्स डिग्री नहीं कर पाते, उन्होंने 2 मास्टर्स डिग्री किया, मेजर किया इकोनॉमिक्स में, सोशियोलॉजी में, हिस्ट्री में, फिलॉसफी में, एंथ्रोपोलॉजी में, इन सब चीज में मेजर किया। सोचिए क्या जबरदस्त लेवल का ब्राइट स्टूडेंट होंगे। और 1916 में उन्होंने दूसरा अपना एमए पूरा किया, ठीक है। और उसके बाद अक्टूबर के महीने में 1916 अक्टूबर के महीने में वो लंदन शिफ्ट कर गए। और लंदन में एक बहुत ही फेमस लॉ का ये है, ग्रेज इन कहा जाता है, उसका नाम है ग्रेज इन। तो वहां पे अपना ये किए ताकि लॉ की पढ़ाई कर सके और साथ साथ में डॉक्टरल पोजीशन के लिए वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है, ये है लंदन स्कूल, बहुत फेमस है, ठीक है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी दाखिला कर लिया। लेकिन उनका स्कॉलरशिप तो 3 साल का था। 3 साल आफ्टर 3 इयर्स, ठीक है, उन्हें वापस आना पड़ा। तो वापस आ गए और उन्हें बनाया गया मिलिट्री सेक्रेटरी बड़ौदा। अब भारत में वापस आ गए हैं वो, ठीक है। और अभी तक विदेश में थे, खूब पढ़ाई लिखाई की, जम के पूरा जो उनसे पढ़ा लिखा आदमी बहुत कम होगा उस टाइम में, उतना टैलेंटेड आदमी। अब वापस भारत आए, अब फिर से उनका संघर्ष चालू हो जाएगा। तो मिलिट्री सेक्रेटरी उन्हें बनाया गया, लेकिन कुछ कारण बस उनको क्विट करना पड़ा मिलिट्री सेक्रेटरी, ठीक है। उसके बाद उनके तो परिवार थे, बच्चे थे, तो कैसे पालन पोषण करेंगे आप? एक बहुत बड़ा इशू है, लाइवलीहुड का इशू है। तो उन्होंने सोचा कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, हम कुछ जॉब पकड़ लेते, ठीक है। तो उन्होंने कुछ जॉब पकड़ा, प्राइवेट ट्यूटर का जॉब पकड़ा, घर घर जाके पढ़ाने का जॉब पकड़ा। पढ़े लिखे इंसान थे, कोई पढ़ना चाहे, ठीक है। अब उसी टाइम में उनको रहने के लिए घर भी ढूंढना था। तो पारसी सराय में वो गए
और घर ढूंढने के लिए गए और लोगों को बताते थे मेरा ये है जात। जैसे ही पता चला अच्छा अनटचेबल है, बोलते निकल जा, भाग यहां से, बाहर निकाल देते थे। घर घर गए, कोई घर नहीं दे रहा था। तो वो सोचे कि अब कैसे मिलेगा घर, तो उन्होंने एक अपना नाम चेंज कर लिया, झूठ बोला, और एक आदमी ने उन्हें घर दिया। वो भी घर बड़ा अपॉलिंग कंडीशन में था, बहुत ही घटिया कंडीशन में था, टूटी हुई चारपाई, जाले लगे हुए, बहुत पुराना घर, लेकिन उनको घर मिल गया। और उस टाइम में अंबेडकर साहब कहते हैं, एट दैट टाइम आई प्राइज्ड माई शेल्टर मोर देन माई लाइफ, कि उस वक्त पे उन्हें यह फील महसूस हुआ कि जो मुझे जो घर मिला, मुझे जो छत मिला, वो शायद मेरे जीवन से ज्यादा बहुमूल्य है। इस तरह का थिंकिंग, सोचिए कैसा पीड़ा। और कुछ दिन बाद पता चला कि ये तो निचली जाति से हैं, तो लोगों ने उन्हें बहुत ही खराब तरीके से गाली दिया, धक्के मारे और कहा कि अभी तुरंत बैग पैक करो, तुरंत निकलो यहां से। तो बेचारे को घर भी छोड़ के निकलना पड़ा। उन्होंने सोचा पढ़ लिख लेंगे तो हो जाएगा अच्छा। क्या पढ़ लिख के हुआ अच्छा? नहीं। प्राइवेट ट्यूटर बने। जैसे ही लोगों को पता चलता था कि ये तो निचली जाति का, जॉब गया। फिर अकाउंटेंट बन गए। फिर लोगों को पता चला कि अच्छा अकाउंटेंट, मेरा अकाउंटिंग कौन कर रहा है, एक निचली जाति का कर रहा है। फिर बाहर निकल गए। फिर उन्होंने बोला कि एक इन्वेस्टमेंट कंपनी खोलते हैं, ठीक है, कि लोगों को पैसा का बहुत जरूरत है, लोगों को पैसा कमाने का बहुत, मैं अगर कमा के दूंगा तो सब धंधा चलेगा, उसमें मेरा कास्ट का ज्यादा नहीं आएगा। वो फिर इन्वेस्टमेंट फर्म खोले और जे लोगों को प्रॉफिट भी दे रहे थे। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चलता था कि तो अनटचेबल है, मेरे को पैसा कमा के दे रहा है, ऐसे कैसे, इतना हिम्मत कैसे, फिर से वो चले गए। तो सोचे कि मैं क्या करूं। सोचो उस लाइफ का, उस आदमी का स्ट्रगल कैसा होगा, क्या करें। वो पढ़ाई किया, सब चीज किया, लोग पैसे कमा के दे रहे हैं, ज्ञान बांटने की कोशिश कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा। तब बाद में उन्होंने साइडनहम कॉलेज नाम का एक कॉलेज है, ठीक है, वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर का नौकरी उन्होंने पकड़ लिया। टैलेंटेड तो थे ही। 1918 में। और जब पढ़ाते थे तो बहुत ही पॉपुलर थे स्टूडेंट में। स्टूडेंट उनको मतलब जबरदस्त पॉपुलरिटी था। लेकिन वहां के जो स्टाफ मेंबर थे वो बिल्कुल सपोर्टिव नहीं थे। ब्राह्मण तो कहते थे मैं पानी पिलाऊंगा इसको। जो प्रोफेसर थे वो बोलते थे कि नहीं, मैं इसके साथ सीट शेयर नहीं करूंगा, मैं इसके साथ जो सेम जग से जो पानी अगर निकाला जाएगा इसको भी दिया जाएगा, मुझे भी दिया जाएगा, तो मैं उस जग में पानी नहीं पीऊंगा। इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन उस जगह भी हो रहा है। सोचिए, खुद पढ़े लिखे इतने, खुद इतने महान और एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में गए हैं, वहां पे भी उस तरह का ट्रीटमेंट, वहां पे भी उस तरह का ट्रीटमेंट। बार बार आपको याद दिलाया जाता है कि आप आखिर हैं कौन। बीच में उनको फिर मौका मिला तो जो पीएचडी उनका बचा हुआ था लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, और जो वर्क उन्होंने कोलंबिया में स्टार्ट किया था, तो दोनों जगह से डीएससी का डिग्री उन्हें मिला। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और पीएचडी का डिग्री मिला उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी से लेटर ऑन। उन्होंने इतनी डिग्री प्राप्त की थी, इतना नॉलेज था उनका, इतना अच्छे अच्छे उन्होंने वर्क लिखे थे जिसका कि आज भी वैलिडिटी है। और उनके ही कुछ वर्क से निकल के आया है यह आरबीआई का कॉन्सेप्ट जो आज के डेट में दिख रहा है। तो फिर वापस जब इंडिया आए तो बोले कि पढ़ लिख के कुछ नहीं हो सकता है, समाज में कुछ ना कुछ उथल पुथल करना होगा। तो उन्होंने जो डिप्रेस्ड क्लास थे, जो दलित थे, उनके साथ जो भी अन्याय हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, उनको सोचा कि उठाए, इनको जागरूकता फैलाए। और धीरे धीरे उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया। और 1927 तक अगर आप कहें, 1927 तक की अगर हम बात करें तो उन्होंने बहुत ही फेमस लीडर हो गए थे एक तरह से दलित कम्युनिटी में, दलित के हक के लिए लड़ने वाले। और पढ़े लिखे, उनसे ज्यादा पढ़े लिखे शायद इंडिया में शायद ही कोई होगा। ऐसा ऐसा डिग्री उन्होंने लिया है जो आपने सुना भी नहीं होगा कभी भी। लेने का तो बात छोड़ो, आपने सुना तक नहीं होगा, ऐसा ऐसा डिग्री उनके पास था। डिग्री थे, एमए
PhD, DSc, so many things। और उसी टाइम एक फेमस सत्याग्रह हुआ जो कि महाद सत्याग्रह नाम से जाना जाता है, जहां पे कि उन्होंने बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स को इकट्ठा किया। और ये जो तालाब देख रहे हैं, ये तालाब एक्सक्लूसिवली अपर कास्ट, हिंदू के अपर कास्ट लोग जो थे वही यूज करते थे। इन्होंने सबको लेके गए और खुद से पानी उठाया और पिया और सबको भी कहा पियो। और जैसे ही अपर कास्ट को पता चला, अपर कास्ट ने पूरा लाठी वाठी लेके आए और इनको, इनके जो भी फॉलोअर थे, बहुत मारा, हड्डी तोड़ दिया उन्होंने। सोचिए कैसा हालत है, सोचिए कैसा पीड़ा होता होगा इनके मन में, इतने दुखी थे। और 1927 में फिर मनुस्मृति एक बुक है, धर्मशास्त्र का पाठ है, जो कि एक तरह से मेजर बुक बन गया, मेजर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर बन गया हिंदू सोसाइटी में, जो कि वर्ण सिस्टम को बर्थ के आधार पे डिफाइन करता है कि क्षत्रिय हो गया, ब्राह्मण हो गया, वैश्य हो गए और शूद्र हो गया। इसको बर्थ के आधार पे कर दिया। हिंदू संस्कृति में बर्थ के आधार पे डिफाइंड नहीं था ओरिजिनली, वर्ग के आधार पे था कि जिसको एक शूद्र का भी बेटा जाके ब्राह्मण का काम कर सकता था पहले, लेकिन बाद में जब मनुस्मृति आया तब उसको बर्थ पे कि शूद्र का बेटा शूद्र ही होगा और ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा। आपके काम के को लेके आपका वर्ण डिवाइड नहीं हो रहा है। और ये बुक को कहा जाता है रेस्पॉन्सिबल है। महिलाओं का भी स्टेटस को बहुत डाउन इसने किया है। इस बुक में बहुत सारा इस तरह का विवादास्पद चीज लिखा है जो कि क्वेश्चनेबल है। वुमेन को कमोडिफाई कर दिया है कंप्लीटली। शूद्र को इंसान नहीं रहने दिया, उसे जानवर का स्टेटस एक तरह से दे दिया गया है। तो उस दिन उन्होंने पब्लिकली हजारों की संख्या में अपने फॉलोअर्स के साथ लेके मनुस्मृति को पब्लिकली जलाया। उसी दिन को कहा जाता है मनुस्मृति दहन दिन। मनुस्मृति दहन दिन कहा जाता है। उस दिन मनुस्मृति को खत्म किया गया, जलाया गया। और आज के डेट में भी जो अंबेडकराइट्स हैं, ये 25 दिसंबर को मनुस्मृति को जलाते हैं। तब तक ये बहुत फेमस हो गए थे, बहुत फेमस हो गए थे, ठीक है। और एकदम मतलब सबसे टॉप लेवल लीडर निकल के आए किसका? डिप्रेस्ड क्लास का। किसका? दलित का। पूरा इंडिया में लोग इनके बारे में जानने लगे, समझने लगे कि कौन है ये व्यक्ति। पढ़े लिखे भी बहुत थे, इनसे बात करना बड़ा कठिन होता है, ठीक है। तो उसी दौरान इनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक बार बुलाया गया और वहां पे उन्होंने डिमांड किया सेपरेट इलेक्टोरेट। इससे पहले सेपरेट इलेक्टोरेट जो था वो मुस्लिम को दिया गया था। और ये जो ब्रिटिशर्स था उनका चालाकी था, उनका दिमाग था डिवाइड एंड रूल। सेपरेट इलेक्टोरेट करेगा तो डिवाइड हो जाएगा, हिंदू का अलग मुस्लिम अलग पहले किया, अब हिंदू के अंदर डिवाइड करना चाह रहे हैं वो, ठीक है। इन्होंने भी डिमांड किया, अंबेडकर साहब ने भी, कि सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए दलित के लिए। इनको भी पता था ये डिवाइड एंड रूल, ऐसा नहीं है कि बाबा साहब अंबेडकर नहीं जानते थे, बिल्कुल जानते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने बोला कि सेपरेट इलेक्टोरेट। क्यों? क्योंकि ये कन्विंस हो गए कि कुछ भी कर लो कोई फायदा नहीं होगा। जब तक कि दलित खुद पावरफुल नहीं बनेंगे तब तक कोई फायदा नहीं होगा कोई भी चीजों का। हिंदू जो सोसाइटी है दलित को मानता ही नहीं है, हिंदू उसे जानवर की तरह ट्रीट करता है। तो हिंदू सोसाइटी में रह के हम क्या करेंगे? अलग हो जाते हैं, हमारा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एजेंडा हमारा डिफरेंट हो जाएगा। हमें जब शुरू से ही 2000 साल से तुमने हमें दबा के इस तरह से बना दिया है, तो क्यों ना हम डिमांड करें, क्यों ना हम डिफरेंट सोसाइटी ये करें। बाबा साहब अंबेडकर का ये मांग था। अब इसी बात पे यहां से एक्चुअली ये शुरू होती है कि महात्मा गांधी और बाबा साहब अंबेडकर के बीच में मतभेद था। तो डेफिनेटली महात्मा गांधी का थॉट जो थिंकिंग था और अंबेडकर साहब का जो थिंकिंग था, गांधी जी और ये दोनों अलग विचारधारा वाले व्यक्ति थे, इंडिपेंडेंट सोच वाले व्यक्ति थे, ठीक है। तो किसी दिन मैं वीडियो बनाऊंगा जो कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो भी बताने के लिए।
तो वहां पे एक सिचुएशन आया जब इन्होंने डिमांड किया और अंग्रेजों ने बोला ठीक है हम सेपरेट इलेक्टोरेट दे, क्योंकि अंग्रेज तो चाह ही रहा था कि हिंदू सोसाइटी को भी डिवाइड कर दो, इतना खंडित कर दो देश को कि यूनाइट ही ना हो पाए और जीवन भर हम रूल करते रहे। आज भी देखते हैं आप पॉलिटिशियन करते हैं डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुस्लिम, फलाना जात ढकाना जात चलता है। उस टाइम में अंग्रेज करते थे, अंग्रेज से हमने सीखा और हम आज के डेट में कर रहे हैं। तो अंग्रेज ने डिमांड मान लिया और गांधी जी ने बोला कि नो सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा। और उन्होंने जेल में अनशन शुरू कर दिया कि सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड जब तक ये होगा नहीं तब तक हम अनशन तोड़ेंगे नहीं। भूख हड़ताल कर दिया, आमरण अनशन। और बाद में बाबा साहब अंबेडकर फोर्स होके गांधी जी के पास गए, बोले जी ठीक है हम सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड खत्म कर देंगे। उसी को फेमसली कहा जाता है 24 सितंबर 1932 द पूना पैक्ट, ठीक है, जिसमें कि अंबेडकर साहब को गांधी जी ने समझाया कि हिंदुइज्म में जो है अनटचेबिलिटी तो है ही प्रॉब्लम, लेकिन जो वर्ना सिस्टम डिवीजन ऑफ लेबर पे है, तो हम लोग को फोकस करना चाहिए कि हम लोग अनटचेबिलिटी को खत्म कर दें, जड़ से एकदम खत्म कर दे। लेकिन जैसे ही अगर हम सेपरेट इलेक्टोरेट करेंगे तो इसका आइडेंटिटी डिफरेंट हो जाएगा, कंप्लीट हिंदू सोसाइटी डिफरेंट हो जाएगा, यूनिटी कभी हम दिखा ही नहीं पाएंगे, देश कभी आजाद ही नहीं हो पाएगा। तो पूना पैक्ट साइन हुआ जिसमें कि जो अनटचेबल कास्ट थे उनको रिजर्वेशन दिया गया, रिजर्वेशन दिया गया था लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है, उस टाइम का जो लेजिस्लेचर था उसमें दिया गया, ठीक है। लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं रहा। अंबेडकर साहब ने भी बोला जी ठीक, क्योंकि गांधी जी का अगर कुछ हो जाता, बीमार थे और डेथ हो जाता तो फिर तो मामला ही खत्म था। तो एक सहमति पे आए और वहीं पे उससे पहले ही एक तरह से दिया था इन्होंने कि एनिलिएशन ऑफ कास्ट। गांधी जी कास्ट सिस्टम को बुरा नहीं मानते थे, अनटचेबिलिटी को बुरा मानते थे, और उन्होंने हरिजन मूवमेंट लॉन्च किया कि अनटचेबिलिटी को खत्म कर देंगे हम। और इन्होंने एक थियरी दिया एनिलिएशन ऑफ कास्ट, जिसका मतलब था कि कास्ट को खत्म करना है तो दो तीन काम करना होगा। एक की जो एक कास्ट वाले हैं, अपर कास्ट वाले हैं और लोअर कास्ट वाले हैं, साथ में वाइनिंग एंड डाइनिंग करे, खाना पीना करे, ठीक है। दूसरा चीज की मैरिज साथ में करे कि ये कास्ट वाले छोटे जात बड़े जात से कर सके, या मतलब दोनों के बीच में आपको एक मैरिटियल रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया जाए। उससे क्या होगा कि धीरे धीरे कास्ट खत्म हो जाएगा। ओके, ये उनका बेसिस, यही दो पिलर था जहां जो कि एनिलिएशन ऑफ कास्ट थ्योरी को बताता है, ठीक है। तो अब हो गया कि भाई पूना पैक्ट हो गया, सब चीज हो गया, तो दोनों ये करने लगे। अब उसके बाद क्या हुआ कि भारत आजाद हो गया, भारत आजाद हो गया। और भारत आजाद हो गया तो नेहरू जी एक दिन पहुंचे प्राइम मिनिस्टर बनके गांधी जी के पास, उन्होंने बोला कि बापू देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। उन्होंने देखा और उसमें अंबेडकर का नाम ही नहीं था। तो उन्होंने बोला कि नेहरू, ये इंडिपेंडेंट भारत का पहला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये तुम्हारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं है, पूरे भारत का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। इसमें अंबेडकर नहीं है, अंबेडकर को डालो। और अंबेडकर से ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति कोई है नहीं, उसको नहीं डालोगे तो कैसे संविधान लिखोगे। तो अंबेडकर साहब को फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बनाया गया और ड्राफ्टिंग कमिटी का चेयरमैन बनाया गया। उस टाइम में पूरी की पूरी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, अंबेडकर साहब से ज्यादा ज्ञानी, ज्यादा पढ़े लिखे इंसान थे ही नहीं। उसके बराबर के थोड़े बहुत हो सकते हैं तो BN राव थे जो एडवाइजर थे। अदर देन दैट अंबेडकर साहब को सबसे ज्यादा एक्सपोजर था उस टाइम में, सबसे ज्ञानी थे, सबसे तेज आदमी थे। और इन्होंने संविधान लिखा, भारत का भविष्य का फाउंडेशन लिखा। और आज के डेट में देख रहे हैं कि हम प्रोटेक्टेड हैं, हम अधिकार मांगते हैं, सरकार के अगेंस्ट चले जाते हैं, रेगुलर इलेक्शन होता है। वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बाबा साहब अंबेडकर का। बाबा साहब अंबेडकर ने आपको वुमेन की बात के लिए भी बहुत काम किया। नेहरू और अंबेडकर साहब दोनों मिलके, दोनों का एक तरह से इनिशिएटिव था
पर्टिकुलरली बाबा साहब अंबेडकर हिंदू कोड बिल लाया, जहां पे कि जो हिंदू महिलाएं हैं उनको स्पेशल अधिकार दिया गया, स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया। बहुत विरोध हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने लाया ताकि भविष्य बन पाए, देश बन पाए। और अंतिम में जो मैंने पहले कहा था कि आई एम बोर्न एज ए हिंदू बट आई विल नॉट डाई एज ए हिंदू, ये ऑलवेज उनके जहन में था, दिमाग में था। और उसके बाद बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत सारे रिलीजियस बुक पढ़ा, प्रैक्टिसेस समझी। एक टाइम उनके दिमाग में आया कि इस्लाम को अपना लेता हूं, फिर इस्लाम को पढ़ा, उनको उतना मजा नहीं आया, ठीक है। फिर उन्होंने सिखिज्म को पढ़ा, सिख को पढ़ा, तो सिख से बड़ा इन्फ्लुएंस हुए वो, और उन्होंने सोचा कि सिख में बदल जाते हैं। लेकिन उनको यह रियलाइज हुआ कि सिख में अगर बदलेंगे हम, ठीक है, सिख में अगर हम बदल गए तो हम सेकंड क्लास सिख के रूप में ही जाने जाएंगे, हमें फायदा नहीं होगा। तब उन्होंने मुंह मोड़ा कहां पे? बुद्धिज्म के ओर, और वो श्रीलंका गए, बुद्धिस्ट जो भी मीटिंग्स होता था उसमें म्यांमार गए, बर्मा गए, नेपाल गए, जहां से सब चीज लोगों से, प्रीस्ट से, मॉन्क से, बहुत प्रीचर से बात किया उन्होंने और समझा उसको, और लास्ट में रियलाइज किया कि हमारा जो बुद्धिज्म है वो बुद्धिज्म ही असली रिलीजन है। और यहीं पे वो कहते हैं, मार्क्स से बहुत प्रभावित थे बाबा साहब अंबेडकर, मार्क्स से बहुत प्रभावित थे, और मार्क्स कहता था रिलीजन इज ओपियम टू द मासेस, जो रिलीजन है वो हफीम की तरह काम करता है लोगों में। तो इस टाइम में बाबा साहब उसका जवाब देते हैं और लिखते हैं, कहते हैं कि रिलीजन, नॉट ऑल रिलीजन इज ओपियम टू द मासेस, परहैप्स मार्क्स वॉज अननोन अबाउट बुद्धिज्म, कि मार्क्स को शायद पता ही नहीं था कि बुद्धिज्म होता क्या है। बुद्धिज्म लिबरेट करता है आदमी को, इंसान को लिबरेट करता है। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है बाबा साहब अंबेडकर का, 3 चीज जिस पे वो बिलीव करते थे, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। कहते थे कोई समाज विकसित ही नहीं हो सकता है अगर उस समाज में ये 3 चीज मौजूद ना रहे। लिबर्टी, कि आपको स्पिरिट वाइज आप फ्री रहो, कोई बाधा ना हो, जो मन वो करो आप। इक्वालिटी, इक्वल दर्जा, समाज में कोई ऊपर कोई नीचे अगर होता है और उसको दबाया जाता है, ऑप्रेस किया जाता है, वो समाज अच्छा नहीं हो सकता है। और थर्ड चीज फ्रैटर्निटी, जो कि भाईचारे के बारे में बताता है। बोला ये जब तक नहीं रहेगा तब तक हमारा नहीं समाज बेहतर हो सकता है। और ये 3 चीज फाउंडेशन स्टोन बन गया हमारे संविधान का, ये फाउंडेशन स्टोन बन गया इंडियन वे ऑफ लाइफ। तो उन्होंने 1956 में ये तस्वीर है, ठीक है, 1956 में वो लाखों के संख्या में जो दलित थे उनके साथ मिलके, ठीक है, अपने आप को कन्वर्ट कर लिया किस चीज में? बुद्धिस्ट में। और बुद्धिज्म रिलीजन को उन्होंने अडॉप्ट किया। और जैसा कि पहले उन्होंने कहा था, आई एम बोर्न एज अ हिंदू बट आई विल नॉट डाई एज अ हिंदू। ही डाइड इन द सेम ईयर 1956, ठीक है, बट ही डाइड एज अ बुद्धिस्ट। तो ये कहानी था बाबा साहब अंबेडकर का। वीडियो इस तरह का बहुत सारा आएगा, तो आप लोग को अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच।